चलो लिखो, टीएलपी करनी है 7, 8, 9, 10। कल संडे है, दम लगाइएगा, कल निपटा दीजिए इसको अच्छे से। चैप्टर 70 से 75% हो चुका है। अगले वीक में कंप्लीशन की तरफ हम आ जाएंगे। 13 लेक्चर हो गए हैं, अगले सप्ताह के 6 लेक्चर और 19, 20, 21 लेक्चर हैं अलॉटेड अपने पास। अपन दिए गए समय से बिफोर या ऑन टाइम कर लेंगे। लिखें कंसेप्चुअल नोट। कंसेप्चुअल नोट। हाँ हाँ, ये दिया था ना सोचने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कल 2 बच्चों ने कहा भी था, अभी इसको समझाऊंगा मैं। चलो लिखो, हैंड डालो। कंसेप्चुअल नोट लिखें, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल मूविंग चार्जेस, टू पैरेलल मूविंग चार्जेस। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला याद करना है, एफ एम बटे एफ ई जो होता है वो होता है वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और 5 मिनट में आपको इसकी मैथ समझा देता हूँ ताकि आपको याद करना ध्यान रहे, और क्या गड़बड़ हो जाती है, क्यों बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो भी सिखाऊंगा। पहले आप समझिए क्या हो रहा है, पेन पेंसिल छोड़िए, देखिएगा। एक चार्ज है Q1 जो v वेलोसिटी से जा रहा है। तो याद करिए, चार्ज अगर जाएगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। लेक्चर नंबर 1 खोलिए फटाफट, पन्ने पलटिए, लेक्चर नंबर 1 पे आ जाइए। तुरंत बायो सवर्ट लॉ के नीचे होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मूविंग चार्ज। हेल्प करो मेरी, हेल्प करो। क्या पहुंच गए लेक्चर 1 पे? मदद करें। फॉर्मूला मिल गया। क्या थी इसकी मैग्नेटिक फील्ड आर दूरी पर? बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी। थीटा देखो, थीटा 90 हो जाएगा, देख लो बिल्कुल सामने चाहिए। थीटा 90 तो साइन 90 बटे आर स्क्वायर। क्या फील्ड आ गई क्या? आ जाओ कमॉन, सही है क्या? ये B1 आ गया। किसने पैदा करी? चार्ज ने। बोलो क्लियर है? इस चार्ज के अंदर, इस फील्ड के अंदर ये दूसरा चार्ज मूव कर रहा है, ये दूसरा चार्ज मूव कर रहा है। Q2 पे बल कौन लगाएगा? पूरा बोलो। Q1 के द्वारा पैदा की गई फील्ड। अब बताना, Q2 पर लगने वाला फोर्स, फॉर्मूला बोलिए। पार्टिकल है, पार्टिकल है, बताओ। QVB। देखो जरा बोर्ड पर, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। फोर्स ऑन पार्टिकल QVB साइन थीटा। Q2 पे चाहिए Q2, वेलोसिटी खुद की, पर फील्ड बाजू वाले की, फोर्स। तो बताइए फोर्स Q2V, V1 बताइए। म्यू नॉट बटे 4 पाई QV बटे आर स्क्वायर। थीटा 90 है, क्योंकि इसकी फील्ड अंदर आएगी और वेलोसिटी ऊपर है। तो बताइए मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया? म्यू नॉट बटे 4 पाई, यहाँ Q1 था तो Q1 Q2 V स्क्वायर बटे, ये आ गया साहब, दोनों पार्टिकल के बीच में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स याद है क्या? इलेक्ट्रोस्टैट्स लेक्चर नंबर 1, कूलम्बिक फोर्स के Q1 Q2 बटे, के को खोल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, लो साहब ये कौन आ गया? इलेक्ट्रिक फोर्स। दोनों का रेशियो ले लो, एफ एम बटे एफ ई। एफ एम म्यू नॉट बटे 4 पाई Q1 Q2 V स्क्वायर बटे
1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर Q1 Q2, तो एफ एम बटे एफ ई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर। अब एक ऑप्टिक्स का या ईएम वेव में हम सिखाते हैं, किसी को याद हो, ईएमडब्ल्यू में स्पीड ऑफ लाइट 1/म्यू नॉट स्क्वायर कर दो, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन की जगह 1/c स्क्वायर, इसकी जगह 1/c स्क्वायर, तो एफ एम बटा एफ ई वी स्क्वायर बाय सी। वैसे तो यही याद रखना है, पर एक बार पूरा कर लिया चीजें और बेहतर हो गई। Q1 ने फील्ड पैदा करी, इस फील्ड के अंदर कौन है, Q2, तो Q2 पे बल लगा, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, चार्ज पार्टिकल पे बल QV साइन थीटा, सर मुझे भी याद आ रहा है, वायर होता तो बिल साइन थीटा, ऐसे दोनों को याद आ जाएगा, पार्टिकल QV साइन थीटा, वायर का बिल साइन थीटा। आइए लिखते चलिए, तो एफ एम बटा एफ ई याद करिए वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, सीधा याद होना चाहिए परीक्षा के लिए, शॉर्ट नोट में सीधा लिखा जाएगा। सीरियसनेस बढ़ाइए, चैप्टर होते जा रहे हैं, शॉर्ट नोट कॉन्सेप्ट लिखिए। शॉर्ट नोट में सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे तो कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला लिस्ट बाजार में दसों किताब मिलती हैं, गूगल से डाउनलोड कर लें, 10 फॉर्मूला लिस्ट है, आप फॉर्मूले लिख देते हो। जबकि शॉर्ट नोट में की पॉइंट्स, ट्रिक, कंसेप्चुअल नोट, फॉर्मूले विथ डायग्राम सब आने चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंस है वो देखिए, ये इलेक्ट्रो और मैग्नेट हुआ है, ये देखिए आप, ये एक कॉपी इलेक्ट्रो और मैग्नेट, अभी मैग्नेट बचा हुआ है। 25 चैप्टर हैं ऐसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, 15 रजिस्टर, लास्ट के एक महीने में रिवाइज कैसे होंगे। पूरा मैग्नेट को 22 लेक्चर दिए हैं, 22 लेक्चर आपने रोज पढ़ाई करी है जिसने ईमानदारी से करी, ये 22 लेक्चर रिवाइज ही नहीं होंगे, पन्ने पलटने में 1 घंटा लग जाएगा। अगर मैं इसके सिर्फ पन्ने पलट लूँ ना सिर्फ, तो ये 1 घंटा लग रहा है। तो शॉर्ट नोट बनाइए ताकि उनको पढ़ सकें। हम उस एक दिन की तैयारी कर रहे हैं, उस एक दिन में बढ़िया परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सीरियस एफर्ट डालिए। शॉर्ट नोट अच्छे से होने चाहिए, रिवीजन में क्या क्या पढ़ना है वो आइडेंटिफाई करिए कि मैग्नेटिक फैक्ट में ये सवाल हैं, केवल 70-80 सवाल होने चाहिए आपके पास, कि ये 80 सवाल को रिवीजन करने पर काम हो जाएगा। एफर्ट लगाना पड़ेगा, केवल रोज रोज पढ़ते रहने से क्या होगा, बाद में समेट ही नहीं पाओगे चीजों को। लास्ट के एक महीने में ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स में 20 लेक्चर लगते हैं, मैग्नेट में 20 लेक्चर लगते हैं, पढ़ ही नहीं पाओगे पूरा। तो चैप्टर खत्म होते ही बढ़िया 4 से 5 पेज, हमें ऐसा लगता है एक 20 लेक्चर का टॉपिक 4 पेज में आ जाता है, पूरा पूरा मैग्नेटिक 5 पेज में आ जाएगा। सारे उसमें कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर्मूले नहीं, कॉन्सेप्ट क्या, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वर्क डन जीरो, पावर डिलीवर्ड जीरो, स्पीड कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ये कॉन्सेप्ट है। की पॉइंट आने चाहिए, की पॉइंट याद होने चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले के साथ डायग्राम आने चाहिए, कुछ रिजल्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो लिखने चाहिए, तब काम होता है, नहीं तो कॉपी नहीं पढ़ पाओगे, इतना ज्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए, अभी से प्लान करेंगे तब कुछ होगा, नहीं तो बाद में नहीं हो पाएगा। खुद के ही शॉर्ट नोट काम आते हैं, सेल्फ मेड, जिरोक्स कराने से, बाजार से लेने से वो आपके इफेक्टिव नहीं होंगे। शॉर्ट नोट्स बनाइए, समय समय पर उनको एक्टिवेट करिए, बूस्टअप करिए, उसके साथ 1-2 पेज खाली पेज छोड़ दीजिए, ताकि उनको बाद में कुछ उसमें ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकें। शॉर्ट नोट्स को एक्टिवेट करना आना चाहिए कि उनको एक्टिवेट कैसे करते हैं। करिए, एफर्ट लगाइए, समय अभी है, जनवरी फरवरी में तो फिर कुछ दिखेगा ही नहीं, अभी तो समय पूरा है। अगस्त में तो लास्ट ईयर बैच शुरू हुए थे, हम तो बहुत आगे आ गए, इतना हम पढ़ चुके हैं। बड़ा इलेक्ट्रो पढ़ लिया 22 लेक्चर का, मैग्नेट खत्म होने को आ गया, वहां काइनेमेटिक्स, बेसिक मैथ्स, वेक्टर खत्म होने को आ गए, तो हम तो बहुत पढ़ चुके हैं भाई। इसलिए अब अपने पास समय ज्यादा है इस बार,
थोड़ा सा उसको यूज करिए तरीके से, तब मजा आएगा। तो एफ एम बटा एफ ई वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब जरा सोचिए, सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, वो तो बहुत ज्यादा है, वी स्पीड है, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट है, तो सी स्क्वायर तो हमेशा बहुत बड़ा होगा। सोचिए बहुत बड़े से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब एफ एम बटा एफ ई इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब एफ एम हमेशा एफ ई से छोटा होगा। डोमिनेट कौन करेगा? एफ ई। डोमिनेट कौन करेगा? एफ ई। अब कंफ्यूजन क्या आएंगे वो भी बताता हूं कि क्या क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं इसके साथ जैसे ही हम ये बात लिखते हैं। तो मिटाऊं? ठीक है। अब पहले इसके 2-3 बातें कर लीजिए जो सवाल अपने मॉड्यूल में और एम्स में आए हुए हैं। 2 प्रोटॉन चल रहे हैं साहब, पैरेलल मूव कर रहे हैं। 2 प्रोटॉन चल रहे हैं सब पैरेलल। अब आपसे पूछा गया फोर्स बताइए। अब सुनते जाना कैसे सोचना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक बताइए, अट्रैक्शन या रिपल्शन? कम ऑन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हेल्प करो मेरी। प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। बोलो हाँ है क्या? मैग्नेटिक फोर्स कैसे सोचें? कैसे सोचें? 2 प्रोटॉन जा रहे हैं, करंट मान लो, 2 प्रोटॉन जा रहे हैं तो करंट भी ऊपर, सेम डायरेक्शन में करंट, अट्रैक्शन। कम ऑन, सेम डायरेक्शन में करंट, अट्रैक्शन। पर बड़ा कौन होगा? बड़ा हमेशा इलेक्ट्रिक, हमेशा इलेक्ट्रिक ही बड़ा होगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना बराबर हो सकते हैं ना कोई दूसरा छोटा, हमेशा एफ ही बड़ा होगा। तो बताइए नेट फोर्स, रिपल्शन या अट्रैक्टिव, जीतेगा कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स जीतेगा हमेशा। हमेशा इफेक्टिव कौन रहेगा? इलेक्ट्रिक। अब यही कंफ्यूजन का जन्म होता है, तो यही कैसेट को रिवाइंड करते हैं। वेलोसिटी सेलेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। याद आया आपको? तो चार्ज पार्टिकल ऊपर भी जा सकता था, सीधा भी जा सकता था, नीचे भी। ऊपर जाने के लिए कौन बड़ा होगा? कौन? एफ एम। नीचे जाने के लिए एफ ई। सीधा जाने के लिए, अब कंफ्यूजन आ गया। यहां आप कह रहे हो यार एफ ई बड़ा होता है हमेशा, यहां कह रहे हो कुछ भी हो सकता है। दोनों अंतर हैं, आप जबरदस्ती मिक्स कर रहे हो। ये है एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, ये पूरे सेटअप में एक्सटर्नल ई है, एक्सटर्नल बी है, जबकि ये एक चार्ज की फील्ड में दूसरा चार्ज है। ये पूरे स्पेस है, ये कोई एक स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, और एक चार्ज को आपने इसमें डाल दिया। मैंने इस कमरे में झमाझम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लगा रखी है बढ़िया लाइटिंग के साथ। अब चार्ज पार्टिकल आया, अब कुछ भी हो सकता है, ई भी बड़ा हो सकता है, एफ भी बड़ा हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, वो कहानी अलग है। और ये कहानी क्या है? केवल 2 चार्ज हैं, एक चार्ज दूसरे की फील्ड में है, दूसरा चार्ज पहले की फील्ड में है। कंपैरिजन का कोई मतलब ही, यहां सारी संभावना है, पर केवल जब 2 चार्ज हो तो केवल एफ ही बड़ा होगा। देख लो, ये कंफ्यूजन हो जाएगा 4 महीने के बाद कि यार यहां तो आप कह रहे हो एफ बड़ा होगा, यहां कह रहे हो कुछ भी संभव है। क्या अंतर समझ में आ रहा है आपको? क्या अंतर है? कोशिश करो बोलने की। ये क्या है?
एक एक्सटर्नल फील्ड है स्पेस में, इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी, एकदम झमाझम बढ़िया झांकी लगा रखी है, और एक चार्ज पार्टिकल आया। अब कुछ भी संभव है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बड़ा हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी बड़ा हो सकता है, और दोनों, ये रहा वेलोसिटी सेलेक्टर, कैसेट रिवाइंड। जबकि वो अलग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, केवल दो चार्ज पार्टिकल, केवल दो चार्ज, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक नहीं है। क्या अंतर समझ में आ रहा है? ये अंतर है। तो आधी कॉपी करके वहां लिख देना, यहां है स्पेस में, स्पेस में ऑलरेडी एक्सटर्नल ई है, एक्सटर्नल बी है, तब कुछ भी संभव है। लॉरेंज फोर्स है, यहां लॉरेंज फोर्स है ये। और दो चार्ज में तो डोमिनेट हमेशा कौन करेगा, एफ ई, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप सोचो नेट फोर्स जीरो हो सकता हो, बराबर हो सकता, ऑप्शन ही नहीं है, उसमें तो हमेशा कौन जीतेगा, एफ ई। तेज बोल। नहीं नहीं, इसमें तो वो चल रहा है ना, लॉरेंज कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही कहाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही कहाँ लाला, इसमें लगेगा ना। ये है लॉरेंज, जब किसी एक्सटर्नल फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है तब लगता है एफ एम प्लस एफ ई। हाँ हाँ बिल्कुल, तो लॉरेंज की बात थोड़ी ना हो रही है, लॉरेंज की बात तो तब है जब एक एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, तब, तब है बात। क्लियर है, आगे बढ़ें क्या? अब बताइए, ये तो दो प्रोटॉन थे, सोचो अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो। एग्जाम्पल नंबर 2, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, आपसे पूछा जाए इनके बीच में लगने वाला फोर्स का नेचर बताओ। पहले सोचो, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ, कोशिश करो, इलेक्ट्रिक फोर्स, एक प्लस है और एक माइनस है, अट्रैक्टिव। मैग्नेटिक का सोचना ही क्यों, जब आपको पता ही है एफ ही डोमिनेट करेगा, बड़ा हमेशा इलेक्ट्रिक ही रहेगा, बड़ा हमेशा इलेक्ट्रिक ही रहेगा, इफेक्टिव हमेशा इलेक्ट्रिक ही रहेगा। तो जो इलेक्ट्रिक का उत्तर आएगा वही नेट का उत्तर भी आएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, मैग्नेटिक सोचना चाहो तो बोलो, बोलो। प्रोटॉन ऊपर जा रहा है तो करंट ऊपर, इसमें करंट नीचे, करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्शन। यहां आप सोचो, ये बड़ा दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, संभावना ही नहीं है। हमेशा कौन बड़ा, एफ ई, हमेशा कौन बड़ा, एफ ई। तो याद रखिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल मूविंग चार्जेस, टू पैरेलल मूविंग चार्जेस, इनके बीच में फॉर्मूला एफ एम बटे एफ ई, वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, और हमेशा बड़ा कौन, एफ ई। हमेशा इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स ही रहेगा। क्लियर? आगे बढ़े।
कंसेप्चुअल नोट 2 बराबर आइए जल्दी से। चलिए बढ़े आगे, लिखें कंसेप्चुअल नोट नंबर 2। अभी सभी लोग बोर्ड पे समझना, अपन ने पढ़ा हुआ है सेम डायरेक्शन में करंट, सेम डायरेक्शन में करंट अट्रैक्शन, रटा हुआ है सभी को, सेम डायरेक्शन में करंट, बिल्कुल सही रटा हुआ है। अब सवाल वो कैसे दे देता है, वो कहता है कि स्प्रिंग में करंट फ्लो करा दी, बताओ क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी या एलोंगेट होगी। एक सोलेनॉइड है, उसमें करंट फ्लो करा दी, सोचिए लंबाई कम होगी या बढ़ेगी। साफ साफ देख सकते हैं, ये देखिए ये डॉट 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 समझ में आ रहा है क्या है, वो कहाँ है, इससे पीछे। साफ देखिए आगे वाले हिस्से, करंट सेम डायरेक्शन, करंट सेम डायरेक्शन, करंट सेम डायरेक्शन, क्या होगा, लंबाई कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम स्प्रिंग लूप, कॉन्सिक्यूटिव लूप के बीच में करंट क्या आएगी, सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस। तो ये भी पूछा जा चुका है, लिखते जाइए, स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सोलेनॉइड की लेंथ कम हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में करंट अट्रैक्शन। क्लियर है? तेजबॉल क्या लगेगा, एफ इलेक्ट्रिक है कहाँ इसमें, इसमें कहाँ इलेक्ट्रिक है, हाँ हाँ कहाँ से लाएगा इलेक्ट्रिक, वो बता तो सही। कहाँ किसने लिखा है तुझे, तू मन से सोच रहा, करंट फ्लो हो ही क्या रहा है, उसके पीछे करंट इलेक्ट्रिसिटी है कि कंडक्टर में अपन बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट करने से ही क्या आई है, करंट आई। सही, बढ़े क्या आगे, पन्ने पलट लीजिए, फोर्स का सेक्शन खोल लीजिए, ये पूरा बड़ा सेक्शन है फोर्स। 3 सेक्शन हमें कल रिवाइज करने हैं दिमाग में सीधा, पहला बायोसवार्ट लॉ, दूसरा एम्पियर लॉ, तीसरा फोर्स। फोर्स खोलिए, हाँ वो भी बता दूंगा। फोर्स का सेक्शन खोल लीजिए, किसी को डेट पता है क्या, सेक्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फोर्स, ये पूरा आना चाहिए, कल बैठ के इसको पूरा रिवाइज करिए,
और इसको आपने अगर अच्छे से रिवाइज कर लिया तो फोर्स वाला काम हो जाए। मैंने सारी बातें बता दी आपको, सिस्टमेटिक पूरा रिवाइज होना चाहिए। खूब सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, खूब सारी बातें हैं। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। 3 सेक्शन हो गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। पहला सेक्शन बायो-सावर्ट लॉ, दूसरा, तीसरा फोर्स। तीनों पे अपन ने मिक्स क्वेश्चन भी करे हैं। अब एक बात और सिखाता हूं, देखिए जैसे मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी हैं। कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 3। 4 आएगा, 3 आएगा, थर्ड लिखें। कंसेप्चुअल नोट 3। कितने सुंदर लग रहे हैं पढ़ने, देखो आप। पर अपन को पढ़ने भी हैं, है ना। कितने आपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हैं, सुंदर सुंदर। इनको पढ़ाई अगर आपने कर ली अच्छे से तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चन है। कल गिनना घर पर बैठकर संडे को। क्लास क्लास में अपन ने 60-70 सवाल कर लिए होंगे। किसी को कहा था गिनने के लिए? हाँ, गिन के नहीं लाई क्या क्वेश्चन? आज गिनना। 4 पॉसिबिलिटी। चलो, क्या है 4 पॉसिबिलिटी? या तो ऐसा रीजन होगा जब दोनों ही नहीं हो, या ऐसा रीजन होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो पर मैग्नेटिक ना हो, या इलेक्ट्रिक ना हो मैग्नेटिक हो, या दोनों ही हो। क्या इसके अलावा कुछ संभव है? ये देख लो आप। अब इन चारों को अगर आपने डिस्कस कर लिया तो मजे आ जाएंगे। 4 क्वेश्चन मिले होंगे आपको ईएलपी में से, चारों हो जाएंगे। अब आप देखना खटाखट। अब सुनते जाना, मजा आएगा। जब दोनों ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। उस समय तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं होगा और मैग्नेटिक भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ई, ई है और बी नहीं है। ये ई लगा दिया आपने और एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया। अब चार्ज पार्टिकल की आपकी मर्जी पड़े जैसे छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स लगाती है, हमेशा, बख्शेगी ही नहीं। इसका मतलब नेट फोर्स होगा या नहीं होगा? होगा। कौन लगाएगा? पक्का पक्का चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। कम भी हो सकती है, अगर पीछे छोड़ दिया हो इलेक्ट्रॉन तो स्पीड बढ़ेगी, एक्सिलरेट करेगा। हाँ, पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा रहेगा? सीधा ही भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर आपने पैरेलल छोड़ दिया तो। हाँ, परपेंडिकुलर छोड़ दिया तो पैराबोलिक होगा। अभी अपन ने कैसे छोड़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। पॉसिबिलिटी पे विचार कर रहे हैं। सुनते जाना फिर बताना। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ई नहीं है, बी है। बी प्रेजेंट है। सभी लोग बोर्ड पे देखना, पूरा दिमाग चाहिए सवाल को समझने के लिए। बी प्रेजेंट है, माना मैंने चार्ज पार्टिकल को पैरेलल छोड़ दिया, पैरेलल छोड़ दिया। अब बताइए, मैग्नेटिक फोर्स 0, इलेक्ट्रिक फोर्स तो 0 है ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 4, दोनों प्रेजेंट हैं। क्या इसके बाद भी सीधा जा सकता है? वेलोसिटी सेलेक्टर, याद करिए। दोनों प्रेजेंट होते थे, एफएमबी, और दोनों बराबर हो सकते थे बशर्ते तीनों एक दूसरे के नेट फोर्स 0। अब क्वेश्चन कैसे ऐसे आते हैं वो देखना। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए नेट फोर्स 0 कहां कहां होगा? किसमें हो सकता है नेट फोर्स 0? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में 0 ही होगा हमेशा ही। थर्ड में 0 हो सकता है, पैरेलल मूव करे। इसमें भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी बताइए कौन कौन सी? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपको कहूंगा वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। बताओ कौन सा ऑप्शन? अरे वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो इसका मतलब एक्सीलरेशन 0, इसका मतलब फोर्स। वही बात हो गई, वही बात हो गई। 1, 3, 4। मैं आपको कहूं
अनडिफ्लेक्टेड, अनडेविएटेड। अब बताइए, अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड कौन सा? 1 2 3 4, चारों होंगे, चारों हो गए भाई। अनडिफ्लेक्टेड, देख पहले में तो अनडिफ्लेक्टेड है ही, दूसरे में भी तो सीधा ही जा रहा है, तीसरे में भी सीधा ही जा रहा है, चौथे में भी सीधा जा रहा है, सभी में अनडिफ्लेक्टेड है। पॉसिबिलिटी पे विचार करना है। ये सारे सवाल मिलेंगे, एक में करेक्शन है, उसमें ध्यान देना। तो आपको सोचना है, एक बार फिर समझाता हूं, पहले लिखो फिर आप एनालाइज करो कि प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि नेट फोर जीरो कहां कहां संभव है। प्रश्न ये है कहां वो अनडेविएटेड रह सकता है, ये प्रश्न है और वो ऑप्शंस हैं। नहीं, परपेंडिकुलर चला गया थर्ड केस में तो सर्कुलर पाथ पे चला जाएगा। हमें तो पॉसिबिलिटी भेजनी है, कहां कहां संभावना बन सकती है, कहां कहां संभावना बन सकती है। इसमें भी अगर परपेंडिकुलर छोड़ देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के तो पैराबोलिक पाथ पे चला जाएगा। हमें तो सोचना है कहां कहां पॉसिबिलिटी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, यहां नेट फोर्स जीरो नहीं है, बाकी सभी में नेट फोर्स जीरो हो सकता है, हो सकता है। प्रश्न समझ में आया? एफ नेट जीरो कहां कहां हो सकता है ऐसा लिख लो। वेलोसिटी कांस्टेंट कहां कहां हो सकती है ऐसा लिख लो। अनडिफ्लेक्टेड अनडिविडेड में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आपको सवाल की फील आ जाएगी। पूरा सेटअप तैयार है, बस अब पढ़ना है। सिस्टमेटिक नोट्स हो गए, बढ़िया समझा दिया, खूब सारे क्वेश्चन करा दिए, टीएलपी दे दी सिस्टमेटिक, क्लास में अच्छे से धीरे धीरे प्यार प्यार से समझा दिया। बस अब पढ़ना रह गया है, वो आपने कर लिया तो पूरा एकदम सेटअप तैयार है सिलेक्शन का। बढ़े आगे, जल्दी आओ। कल केवल और केवल रिवीजन को देना, कुछ नया नहीं चाहिए, केवल रिवीजन करें। 9 से 10 घंटा रिवीजन, 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा केमिस्ट्री, 3 से 4 घंटा बायो। रिवीजन करोगे चेहरे पर स्माइल बनी रहेगी, नहीं तो बैकलॉग बैकलॉग कह के परेशान हो जाओगे। फिर आपको ये संडे याद आएंगे 10-10 घंटे वाले। इसलिए ये संडे है, अगले संडे भी टेस्ट नहीं है शायद, उसके अगले संडे है, तो ये 20 घंटे मिल जाएंगे आपको बैकलॉग के लिए। इसलिए केवल दिमाग में सेटअप रख लो कि आज के 2 बजे से सोमवार के सुबह आने तक केवल क्या करूंगा, रिवीजन। तो आज 4-5-6 घंटे, कल 9 से 10 घंटे, 15 घंटे में तो भाई बहुत चीजें हो जाती हैं तैयार। दिमाग को सीधा मैसेज भेज दो, कुछ नहीं करना, मुझे केवल बैकलॉग पढ़ना है, पुराना पढ़ना है बस। कैसे तैयार नहीं होगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। कुछ करो ही मत ना, कि केवल पुराना पढ़ना है बस, और कुछ नहीं सोचना है कि ये कर लूं वो कर लूं पढ़ाई कर लूं, कुछ नहीं, केवल पुराना पढ़ेंगे। पढ़ो पुराना, अपने आप धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। बढ़े आगे। तो फोर्स का सेक्शन भाई पूरा हो गया है। फोर्स के सेक्शन को अच्छे से आपको तैयार करना है। कल टारगेट रखिए फोर्स फोर्स का सेक्शन मेरा अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए,
कल दो एक क्वेश्चन दिए थे, पहले इसको कर लेते हैं। ये वाला हो गया था क्या? मैंने आपको कहा था फील्ड, सोच के आइएगा। फील्ड, फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, बी की यूनिट होती है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। पर यहां क्वेश्चन में यूनिट अलग है, क्वेश्चन में यूनिट अलग है। अगर आपने B बराबर म्यू नॉट एन आई से कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे तो आगे आके आएगा, एक रिलेशन होता है B बराबर म्यू एच। इस H को कहा जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड और इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। ये गलती होती है, उस गलती से ही सीखना होता है। सीधा बता देते तो आपको याद नहीं आता, गलती करके सीखते हैं। ऐसे ही कल एक दो पैरेलल वायर का सवाल था, दो तीन बच्चों ने तो बोला था कि सर यहाँ लगेगा, पर आपको कराया था कि आप घर जाके सोचो। शाम वाले बैच में पढ़ा रहा था तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसे ही होगा। तो वो गलती से सीखने की वाली बात होती है कि आप करोगे तो सीखोगे। यूनिट अलग है। अब बताइए, यूनिट, यूनिट अलग है। अब क्या लगाएंगे? बी नॉट बराबर म्यू नॉट एच, बी नॉट का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। तो बताइए एच क्या आ गया? एन आई। आप यूनिट चेक कर सकते, मजा आ जाएगा। करंट की एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो अपने आप आ जाएगा एच की यूनिट एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर निकाल के बताइए क्या आंसर आएगा। एन आई कर दें। एन पता है, लंबाई पता है, कि आई पता है। तो क्या ये सवाल लेने के पीछे कारण क्या था? क्यों आपने क्लास नोट में इसको सेलेक्ट किया? उसका कारण है कि बच्चा जल्दबाजी में म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई सोच लेता है। अब ये प्रश्न करते करते मेरे दिमाग में एक बात और बैठ गई, अच्छा यार कभी आंसर देते समय मुझे यूनिट के बारे में भी देख लेना चाहिए। ये चीजें सिखाती हैं कि यार यूनिट, जल्दबाजी में म्यू नॉट एन आई नहीं करना है। यूनिट वो लग रहा है आपको मैग्नेटिक है, पर यूनिट देखना भाई, एम्पियर पर मीटर। वो कौन है? एच। बताइए क्या उत्तर आएगा? एच, एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई। एन, एन 1200, लंबाई 2, आई 1.2 इंटू 10 की पावर। ये रिलेशन अभी पढ़ाया नहीं है, ये थर्सडे फ्राइडे तक पहुंच जाएंगे हम। मैग्नेटिज्म में आता है, टूटा फूटा पुराना याद है तो अच्छी बात है, बाकी आएगा। सवाल लेने का पर्पस केवल रिलेशन नहीं था, था ये कि आप यूनिट के बारे में भी सोचना शुरू करें, वो बहुत जरूरी है। बढ़े आगे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कल हमने इसको डिस्कस कर लिया था, कल भी चाहता तो मैं आपको सही बात बता देता, पर मैंने आपको टेलीग्राम पे डाला शाम को कि भाई देखा हो किसी ने कि इसके बारे में क्या सोचना चाहिए, क्या लॉजिक गलती है, क्या हम सही कर रहे हैं, किताबों में क्यों गलत दे रखा होता है। जो आपने सॉल्यूशन लिखा कल वो किताबी सॉल्यूशन है, जो कि कुछ किताबों में गलत है। अब क्या गलती होती है? जैसे मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया था, अभी नीट 2023 में आया था। भाई ने क्या किया था, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पोटेंशियल पूछा था, याद है? नीट 2023, नीट 2023 एक्सिस पे पोटेंशियल, फॉर्मूला लगा दिया केपी कॉस थीटा बार स्क्वायर, लगेगा ही नहीं। केपी कॉस थीटा बार स्क्वायर लगता ही कब है? जब पॉइंट बहुत दूर हो। आज डालूंगा ये सॉल्यूशन किताब का, और उसने लिखा है कि सारे ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन बोनस है। कोई क्वेश्चन बोनस नहीं था, बिल्कुल सही था। अपन ने किया था 3/8 के क्यू आया था, याद हो तो आपको। तो फंडामेंटली अपन को सीखना पड़ेगा कि यार अपन क्या चीज करना चाहते हैं। अब इसके बारे में कहानी सुनते हैं पूरी, कि सर डेरिवेशन में चलते हैं। डेरिवेशन अभी तो है, एक तो बच्चे को ये रटा हुआ है एफ बटाएल म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई टी, बिल्कुल सही रटा हुआ है, खतरनाक।
हमने इसका डेरिवेशन भी किया था, पन्ने पलटो, वहां वायर कैसे थे दोनों, इनफाइनाइट। बिल्कुल सही थी बात, ठीक है, बिल्कुल ओके, परफेक्ट। अब यहां देखें, एक वायर इसकी लंबाई है कितनी, 50 सेंटीमीटर। मुझे फोर्स चाहिए ऑन वायर वाई, ठीक है। अब मैं डेरिवेशन से लिख रहा हूं, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान देना, गलती बताना। फोर्स का फॉर्मूला बोलिए, बिल साइन थीटा, ओके है क्या। मुझे वाई पे फोर्स चाहिए, बिल्कुल ठीक है। करंट किसकी, वाई की, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लंबाई वाई की, कमॉन सहायता करिए, थीटा थीटा। पर फील्ड किसकी, एक्स की। बोलिए मानते हैं, करंट वाई की पता है, लंबाई भी पता है जिस पे फोर्स चाहिए, पर फील्ड एक्स की। एक्स की फील्ड कैसे निकालोगे, एक्स कोई इनफाइनाइट थोड़ी ना है, एक्स इनफाइनाइट थोड़ी ना है। या तो इनफाइनाइट होना चाहिए या लॉन्ग होना चाहिए, ना उसने लॉन्ग शब्द लिखा है ना इनफाइनाइट लिखा है। वाई के आगे तो लॉन्ग लिख दिया भाई ने, वाई के आगे तो लॉन्ग वायर लिख दिया। फिजिक्स में लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट होता है, वाई के आगे तो लॉन्ग लिखा हुआ है। एक्स की फील्ड नहीं निकाल सकते, पूछो क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्स फाइनाइट है। फाइनाइट के लिए फॉर्मूला वो वाला, पहला लेक्चर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाइव वन प्लस साइन, कुछ एंगल वेंगल कुछ नहीं है। क्या बात समझ पा रहे हैं, हर पॉइंट पर फील्ड अलग अलग आएगी, हर पॉइंट पे अलग अलग आएगी। एक्स पर एक्स के कारण फील्ड नहीं निकाली जा सकती, और आपने सीधा ये फॉर्मूला लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब उल्टा चलते हैं, सर उल्टा कैसे सोचोगे, वापस सीखते हैं। बताइए, इसमें करंट कितनी थी, 2, इसमें करंट 3, दूरी बताओ 5 सेंटीमीटर। ये कौन है, वाई, ये कौन है, एक्स। वाई लॉन्ग दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं सोच रहा हूं, क्या मैं एक्स पर बल निकालूं क्या, देखता हूं। अरे सर एक्स पे तो पूछा ही नहीं है, अरे वाई पे तो निकाल ही नहीं पा रहे थे, लिख तो दिया, वाई पर बल नहीं निकाला जा सकता। अब एक्स पे निकालते हैं, ठीक है सर, चलो सर एक्स में भी फंसोगे आप, देख लेना, देख लेते हैं, आप बताना मुझे। एक्स पर बोलो फोर्स, बिल साइन थीटा, बताना किस पे बल, एक्स पर, बल एक्स पर, करंट एक्स की, लंबाई, फील्ड, फील्ड, और बताओ क्या वी बाई लिख सकते हो, क्या वी बाई लिख सकते हो, क्यों क्यों, वाई तो लॉन्ग दे रखा है, दे रखा है सर, लॉन्ग शब्द छपा हुआ है, लॉन्ग शब्द छपा हुआ है। अब बताइए, एफ एक्स, वी वाई बोलिए, म्यू नॉट आई टू बटे 2 पाई डी इंटू आई एक्स इंटू एल एक्स इंटू 90 आएगा लंबाई और फील्ड में। चलिए बोलिए, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ 2 पाई दूरी 5 सेंटीमीटर। पहले वाले में करंट, एक्स में करंट 2, वाई में करंट 3, सही है, 2 3 समझ गए, 3 2 आएगी वैसे तो, है ना, 3 2 समझ गए क्यों, यहाँ 3 और एक्स की करंट 2, लंबाई एक्स की 50 50 सेंटीमीटर। ये बल आएगा किस पर पूछा किस पर है, अब न्यूटन प्रकट होंगे, न्यूटन प्रकट होंगे। जितना वाई एक्स पे बल लगाता है उतना ही एक्स वाई पे बल लगाएगा, सीधा सीधा। एफ वाई नहीं निकाला जा सकता, क्यों नहीं निकाला सकता, समझ में आया। अलग अलग बच्चे अलग अलग रीजन देते हैं, इसलिए कल वाला सॉल्यूशन किताबी सॉल्यूशन था, उसको आप काट सकते हैं, ये सही है, ये सही है, क्या सही है, एफ वाई नहीं निकाला जा सकता डायरेक्ट। आपने ये फॉर्मूला लगाया, पर ये फॉर्मूले की लिमिटेशन है, आपको समझ में आ रही है, 2 पैरेलल वायर म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई टी, उसको वहां से कट करिए और लिखिए ये वाली बात, एफ वाई सीधा निकाला
नहीं जा सकता। ये गड़बड़ है। मैक्सिमम आप किताब में देखोगे उसने वो आंसर निकाल दिया। इसलिए कल आपको वो बताया कि देख भाई ये सोच के आना है, ये वाली बात सोच के आनी है। कई बच्चों ने तुरंत मुझे क्लास के बाद बता दिया कि सर देखो ये ऐसे होगा। कई बच्चों ने बता दिया। कई बच्चे अलग अलग कॉन्सेप्ट दे रहे थे कि सर इफेक्टिव लंबाई ये 50 ही ले लो सर। ये कोई फिजिक्स थोड़ी ना है कि ये 50 है तो ये भी 50 ले लो, कि सर इसकी फील्ड आएगी तो सर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो है ये फिजिक्स है कि बल वाई पे निकालना है तो फील्ड किसकी, एक्स की। हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप गुरुजी, एक्स की फील्ड लेंगे। पर एक्स निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक्स की फील्ड क्यों नहीं निकल पा रही बताओ, क्यों नहीं निकल पा रही? क्योंकि फाइनाइट है, बल नहीं निकाला जा सकता। अब किस पे निकालें? वाई पर। वहां से वाई पे बल, तो वाई पे निकाल सकते हैं। एक्स पे निकालिए, जो एक्स पे लगेगा उतना ही वाई। अब आएगा न्यूटन थर्ड लॉ। जितना बल एक्स पे लगेगा उतना ही बल एक्स वायर वाई पे लगाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ऑथेंटिक चीजें पढ़ना चाहिए। बच्चे के सर ये गूगल पे लिखा हुआ है, देखो एनसीईआरटी बायो में अलग लिखा हुआ है, कॉपी में अलग लिखा हुआ है और गूगल पे अलग लिखा हुआ है। तो फिर कहते हैं देख बेटा जो क्लास में तुझे बात समझाई जा रही है उसको और एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो कर। नेक्स्ट करूं, प्रीवियस करूं? प्रीवियस क्या लिख रहा है? प्रीवियस तो गलत है, ये तो कल किया ही था। जल्दी करो फटाफट आओ। ये लिखना जरूर, वाई पर सीधा बल नहीं निकाला जा सकता। ये लिखना जब भी समझ में आएगा। और उस वाले सॉल्यूशन को काटना, उस सॉल्यूशन को काटना और नीचे वापस लिखना नए पेज पर, या वहीं जगह हो तो वहीं टंगा लो। लेंथ से तो मतलब ही नहीं है, बल निकाल लिया, जितना वाई ने एक्स पे लगाया उतना एक्स वाई पे लगाएगा। अब तो लेंथ लिखेंगे नहीं ना। हाँ तुझे कौन सी बात समझ में नहीं आई ये बता। ये वाला ये स्टेप समझ में आया? इससे क्या क्या कंक्लूजन निकल कर आया? वाई पे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते वाई पे डायरेक्ट? क्योंकि एक्स का फील्ड कांस्टेंट नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अपन को वाई तो रास्ता मिला नहीं, अपन ने किस पे निकाला? एक्स पे निकाला। तो एक्स पे निकालेंगे तो एक्स की लंबाई, ये आ गया एक्स पर। कितना आया सॉल्व किया किसी ने? बताओ तो बेटा। 1.2 इंटू 10⁻⁻, पक्का? ठीक है, ये आ गया एक्स पर। फिर हमने क्या लगा दिया? न्यूटन थर्ड लॉ। अब तेरा डाउट बोल। ये एक्स पर आया, इतना ही एक्शन रिएक्शन न्यूटन के तीसरे नियम से इतना ही बल वाई पे लगेगा। अब पूछा, फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों पे बराबर होता है जब दोनों इन्फानाइट वायर होते। इस केस में भी उतना ही लगेगा ना, जितना वाई एक्स पर लगाएगा उतना ही तो एक्स वाई पे लगाएगा। बस सीधा वाई पे निकाल नहीं सकते, और क्या। अरे पर यूनिट लेंथ तो होता है 1 सेंटीमीटर पे लगने वाला बल। पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है? पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर बल तो दोनों पे बराबर ही आएगा, ये मतलब। क्लियर है भाई लोगों? बात समझ में आ गई? ओके है। ये टोटल फोर्स है। और कौन से 4-5 फोर्स लग रहे हैं जो टोटल है? हाँ बिल्कुल। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? ये वाई के कारण एक्स पे बल लग गया। पर यूनिट लेंथ कहां पूछा है देखना। अच्छा तू पूछ रहा है, हाँ 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं कर देंगे ना वो, इंटू 5 करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई।
ये देखिए रहा, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये कब है? जब दोनों इनफाइनाइट वायर हो, मस्त। अब अपन को इसके 5 पे चाहिए, इंटू 5 कर दिया। इसके 2 पे चाहिए, इंटू 2। इसके 15 पे चाहिए, इंटू 15। इसके 20 पे चाहिए, इंटू 20। क्या ये बात समझ में आ गई तुझे? बहुत है सर, ये तो आगे सर, आगे। ठीक है, अब आगे चल। हाँ, ये फोर्स आ गया ऑन वायर एक्स। जितना वाई ने एक्स पे लगाया उतना ही एक्स वाई पे लगाएगा, ठीक है। नहीं, पर यूनिट लेंथ इसका उससे तो कंपेरिजन होगा ही नहीं ना भाई, और क्या। वो तो इन्फिनिट वायर है ना बेटा। क्या बात क्लियर हुई? आगे बढ़े, लिखें, नए पेज सेटिंग डालें। सेक्शन डी, संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे? नहीं, जरूरत ही नहीं ना, काय को लें। घर पे पढ़ो बैठ के, यूं जबरदस्ती घर पे पढ़ना है। हाँ भाई, एक्स्ट्रा क्लास की कोई संभावना ही नहीं बन रही ना। सिलेबस ऑन टाइम चल रहा है, बिफोर चल रहा है, समय पूरा है। तो सिलेबस की तो एक्स्ट्रा क्लास की कोई संभावना ही नहीं है। एक्स्ट्रा क्लास से तो बढ़िया घर बैठकर क्या करें, पढ़ाई। अति एक्स्ट्रा क्लास लेने से कोई फायदा नहीं सर, ज्यादा पढ़ाई होती है एक्स्ट्रा में, ऐसा कुछ नहीं भाई। जो कॉपी है ना, सेल्फ स्टडी कर। 100 लेक्चर पढ़ने से ज्यादा पढ़ाई नहीं होती। कंटेंट पूरा पढ़कर रिवाइज करने से नंबर आते हैं। सही बात है, समझ में आती तुझे बात? ध्यान रखना। हाँ, भूल जाए तो जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास हो तो मुझे ये बात याद दिलानी है वापस। नहीं सर, नो एक्स्ट्रा। चल, ओनली रिवीजन बस। सेक्शन डी, बार मैग्नेट। 70 से 75% टॉपिक हो चुका है। अब केवल लास्ट क्षणों में चल रहा है। ईएलपी से आइडिया लगा लिया करो। टोटल ईएलपी है 12। कहां तक दे दिया होमवर्क? 10। इसका मतलब चैप्टर अपने अब अंतिम क्षणों में है। अगले वीक तक तो शनिवार तक आते आते मामला ही निपट जाएगा। इसके बाद शुरू करेंगे ईएमआई एसी। ईएमआई एसी और ईएमडब्ल्यू ये साथ में लेंगे, इससे जुड़े हुए हैं सारे। हाँ, करंट कैपेसिटर, उसके बाद पंखा चलाऊं, एसी। तो उठ और जा वहां बोलकर आ। ऐसे तो नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा तो उसके तो उंगली दिखाने थोड़ा चलेगा। जा वहां बोल के आ जा भैया को, जा उठ जा फटाफट। और क्या, तो भी गजब करता, सर एसी नहीं चल रहा। भाई वो तो जाके बोलना पड़ेगा उसको। ठीक है सर, वेरी गुड। आप छोटी छोटी बातें समझाते रहते हो, बढ़िया रहता है। लेकिन सर पंखा नहीं चल रहा, भाई पंखा ऑन करेगा तब चलेगा। सही लिखें, बार मैग्नेट ले आओ। टॉपिक बहुत आसान, पूरा पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक है। आज का लेक्चर और मंडे का लेक्चर आपको लगेगा ही नहीं नया पढ़ रहे हो। सब कुछ वही, वर्क डन का फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ, फोर्स, टॉर्क, सब वैसे ही है। बिल्कुल आइडेंटिकल टॉपिक, इसलिए बढ़िया पढ़ें। सबसे पहले बार मैग्नेट होती क्या है, ये देखिए। ये बार मैग्नेट बचपन से देखी हुई है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ होती है। नॉर्थ की मानी जाती है +m, साउथ की छोटा m। मैं 15 बार लिखूंगा, आप हर बार मास बोलोगे, मास नहीं है, पोल स्ट्रेंथ। 15 बार आएगा अगले 2 दिन में। छोटा m कौन है? पोल स्ट्रेंथ। बार मैग्नेट की लंबाई l। तो पहला टॉपिक आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सेम वही फॉर्मूले चलेंगे। वहां क्या था बताइए? कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों चार्जों के बीच की दूरी, कोई भी एक पोल इनटू दोनों पोल के बीच की दूरी। बना लीजिए। छोटा एम और बड़े एम में अंतर है बच्चों।
बड़ा एम तो है मैग्नेटिक मोमेंट, जबकि छोटा एम कौन है? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। जितना ज्यादा बार मैग्नेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उतनी उसकी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। चलो, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ इनटू लंबाई। कुछ किताब में 2L लिखा रहता है, बच्चे हमसे पूछते हैं यार 2L लिखूं L लिखूं? अरे सीधा लंबाई है, लंबाई 2L लो, L लो, A मानो, B मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे 2L से परेशान हो जाते हैं, यार 2 फिर कहां से लगाऊं? 2L है ही नहीं, सिर्फ सीधा याद रखें क्या है वो? लंबाई। क्या है? लंबाई। क्या बात क्लियर है? फिर M किस पे डिपेंड करता है? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। क्रॉस सेक्शनल एरिया पर एरिया आधा, पोल स्ट्रेंथ भी आधी। तो याद रखें क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। बहुत आसान है, अब कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब एक अर्थ मैग्नेटिज्म का टॉपिक आएगा जिसको 2 बार समझना है अच्छे से। अर्थ मैग्नेटिज्म, एंगल ऑफ डेप्थ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, वो बढ़िया समझना है। अब टॉपिक में बहुत आसान है। फिर एक दिन आएगी बायो। बायो का मतलब याद करने वाला टॉपिक, डाई पैरा फेरो। उस दिन बायो पढ़ेंगे। बायो बोले तो पॉइंट समझ के क्या करना है, उनको याद करना है। डाई मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, क्यूरीज लॉ। चलिए बढ़े आगे। इसी में एक छोटा सवाल आता है, पहला एग्जांपल लिखिए। एक बार मैग्नेट है, उसको आपने एक बार तो ऐसे काटा और एक बार ऐसे काटा। तो आपसे पूछा गया है बताइए मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा? सेम रहेगा, आधा, 1/4। क्या पहले में आधा, दूसरे में सेम, दूसरे में भी आधा? लिख लो। कल रिवाइज करके आना, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, सब फॉर्मूले। फॉर्मूले बहुत हैं। हाँ, अच्छे से, जितने अच्छे फॉर्मूले कि 90 डिग्री पर प्रोजेक्शन होते ही सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पर आते ही रेडियस के सारे फॉर्मूले, 60 डिग्री पे आते ही हेलिक्स, कंडक्टर आते ही बिल साइन थीटा, लूप आ जाए, यूनिफॉर्म फील्ड आ जाए, जीरो। इतनी बातें याद होनी चाहिए, तब मजा है। हाँ जी, आया आंसर? इसमें बताइए टुकड़े कैसे होंगे? एक टुकड़ा ये छोटा, एक टुकड़ा ऐसे। क्या लंबाई पे कोई फर्क पड़ा क्या? क्या आधा हो गया? एरिया आधा हो गया।
और सोचो अगर एरिया हाफ हो गया तो छोटा m भी हाफ। छोटा m 15 बार बोला मैंने आपको, आप मास ही बोलोगे, आप मास बोलोगे और मैं अड़ा रहूंगा, मास नहीं है पोल स्ट्रेंथ है। आप मास बोलोगे जब जब छोटा m मास, मास नहीं है पोल स्ट्रेंथ। तो बताओ इसकी पोल स्ट्रेंथ आधी, पोल स्ट्रेंथ आधी। अब बताइए नया मैग्नेटिक मोमेंट, नया मैग्नेटिक मोमेंट कोई भी एक पोल इंटू लंबाई m इंटू एल m, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट m डैश m बाय, पहले था m, पूछा जाता है ये। फिर यहां बताइए, अब काटेंगे तो लेंथ क्या हो गई, लेंथ क्या हो गई हाफ, लेंथ हाफ हो गई। पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नया मैग्नेटिक मोमेंट m डैश m इंटू एल बाय 2। इसका मतलब आशीष सर दोनों ही केस में मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा। डाइपोल का डायरेक्शन अभी आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो ये पेपर में आया हुआ है नीट में, सीधा काटें, अलोंग द लेंथ काटें, परपेंडिकुलर टू द लेंथ काटें, हर केस में उत्तर m/2 होगा। पर रीजन अलग अलग है, एक में लंबाई आधी हो रही है और एक में पोल स्ट्रेंथ आधी हो रही है, इसलिए उत्तर आधा होगा। क्लियर? चलो डन है, नीचे नोट लगाइए। जल्दी लिखा करो सर, नहीं सर बोले तो अब पीडीएफ नोट्स, हाँ आज कर रहा हूं, अगले टर्न से ध्यान रखें। जैसी नेक्स्ट, हाँ सर आगे बढ़ो, केवल आगे की सोच, पॉजिटिव सोच, केवल आगे बढ़ना है सर, कभी पीछे स्लाइड का कोई नहीं कहेगा, केवल एक ही सोच आगे, गवर्नमेंट सीट। पढ़े? चलो आगे देखें, नोट लगाएं। तो आइए बार मैग्नेट को एक बार और देखिए कुछ अलग नजर से। प्लस m माइनस m, ये कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दोनों पोल के बीच की दूरी l। मैग्नेटिक मोमेंट बोलिए कोई भी एक पोल इनटू लंबाई। यार l के ऊपर वेक्टर साइन आ रहा है, मतलब m वेक्टर हो रहा है, मतलब m वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कोई ना कोई क्या रही होगी, डायरेक्शन। जैसी डाइपोल में है वही याद कर लो, तो सर साइड में ले चलो, डाइपोल याद करो। किसी को याद है? डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, बताओ डायरेक्शन कहां से कहां, माइनस से, माइनस से प्लस, सेम सेम कॉन्सेप्ट, माइनस से प्लस। मैंने आपको बोल दिया है 100% कॉपी पेस्ट है, जो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में मेहनत करी है, सेम सारे फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले, सारे डायरेक्शन, सब कुछ वैसा ही। यहां भी चाहो तो फॉर्मूला लिख लो डाइपोल मोमेंट का, कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों चार्जों के बीच की दूरी। L2L में मत परेशान हो, अब आगे बढ़ चलो, चाहे L लिखो या 2L एक ही बात होती है, लंबाई दोनों चार्जों के बीच की दूरी चाहिए बस। बोलो क्लियर है? आइए मैग्नेटिक मोमेंट दो तीन बार बोल लीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल बड़ा एम, छोटा एम, 15 बार चाहिए, छोटा एम पोल स्ट्रेंथ। और कंपेयर करते हैं, जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो फोर्स क्यूई, सेम तुक्का मारिए। जब कोई पोल स्ट्रेंथ, जब प्लस एम पोल किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है, फोर्स का तुक्का मारिए। F बराबर क्यू ई था, अब Q की जगह M, E की जगह B, F बराबर एम बी, बार बार M पोल स्ट्रेंथ, 15 बार लिखा रहेगा, गलत होगा ही नहीं।
पूरा वाक्य बोलिए। जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर लगने वाला फोर्स QE। इसी तरह से पूरा बोलिए। जब कोई पोल एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर लगने वाला बल MB। M कौन? पोल स्ट्रेन। तसल्ली से लिख लीजिए। स्कोरिंग टॉपिक है, सवाल बिल्कुल सही आता है, सरल आता है। जितने हडल्स थे वो निकल चुके। बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, फोर्स। अब आपको इसका रिवीजन करना है। यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता तो अकेले प्लस M होगा ही नहीं। प्लस M भी होगा, माइनस M भी होगा। प्लस M पे भी बल लगेगा, माइनस M पे भी लगेगा, दोनों पे लगे। और प्लस M पे जो लगेगा वो बल M भी होगा, माइनस M पे लगेगा वो भी लगेगा। इसमें ये कहीं बात थोड़ी ना है कि यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ तो एक बात है कि कोई प्लस M किसी फील्ड में हो तो उस पर बल M भी लगेगा, और दोनों होंगे दोनों पे एक साथ लगेगा। बोलो क्लियर है? चलिए अब चालू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। वापस से लिखिए। पहला है आर्टिकल नंबर 1, सेक्शन डी में आर्टिकल नंबर 1। सब कुछ वैसे ही चलेगा, सारे फॉर्मूले। एक फॉर्मूला समझा रहा हूं, उसके बाद सीधा टेबल बना देंगे। लिखें। पढ़ाई करनी है, मुझे रोज याद दिलाते थे ना, तो फिर बोले मार्च में आपने तो मुझे बोला ही नहीं पढ़ने के लिए। हाँ, ये भी बहाना हो जाता है, सर हमने तो फीस जमा कराई, आपने तो कभी बोला ही नहीं कि पढ़ाई भी करनी है। तो सबको याद दिलाते रहते हैं कि बेटा घर पे पढ़ाई करनी है। आर्टिकल नंबर 1 लिखिए। फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट, force and torque on a bar magnet placed in a uniform magnetic field, placed in a uniform magnetic field। पहले आर्टिकल अच्छे से पढ़ो। आर्टिकल क्या है? कि एक बार मैग्नेट है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। पहले ये पढ़ो। ठीक है, अच्छा कल का सवाल है, हो गया था ये? ठीक है, क्या मतलब? चलो, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर रख दिया एक सुंदर सा बार मैग्नेट। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ। नॉर्थ बोले तो प्लस M, साउथ बोले तो माइनस M। लंबाई इसकी L। चलो जल्दी से बताओ। फोर्स, इस प्लस M पे बल, सेम वही सेम कॉन्सेप्ट। प्लस चार्ज पे बल उसी डायरेक्शन में आगे लगेगा। कितना? QE। मन में चल रहा है QE, बदलो तुरंत MB। छोटा M लिखना। इस पे बल पीछे MB। नेट फोर्स बताओ? 0। टॉर्क बताओ? सर टॉर्क याद करें क्या? चलो सर नकल मारते हैं। वहां से क्या याद था तुझे बता? PE साइन थीटा। अब बदलो, P नहीं, बड़ा M। छोटे M और बड़े M में अंतर है। डाइपोल मोमेंट का भाई मैग्नेटिक मोमेंट है, ये देखना। सुनना, यहां चार्ज, यहां चार्ज का रिप्लेसमेंट पोल स्ट्रेंथ, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड, यहां बल QE, यहां बल MB, यहां डाइपोल मोमेंट P, यहां मैग्नेटिक मोमेंट M। रिप्लेसमेंट ऐसा याद करोगे तो बढ़िया रहेगा। MB याद नहीं रहता, P साइन थीटा बढ़िया याद है सभी को। तो बोलिए, P की जगह M, E की जगह B साइन थीटा। तो टॉ बराबर M क्रॉस B। बहुत काम का फॉर्मूला है, आगे जाके कॉइल में भी लगेगा। टॉ बराबर M क्रॉस B।
सेम, मजे की बात है, बिल्कुल सेम चलेगा। नेट फोर्स 0, टॉर्क m क्रॉस b, बड़ा m है, अच्छे से समझ के बनाना ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। चार्ट बना लो, यहाँ Q है, छोटे m को 8वीं बार लिख रहा हूं, छोटा m पोल स्ट्रेंथ, 15 बार का प्रॉमिस किया है मैंने आपको मंडे तक। पोल स्ट्रेंथ बढ़ू, क्लियर? आगे आओ। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2, वर्क डन in rotating a bar magnet। आर्टिकल नंबर 2 की हेडिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, in uniform magnetic field from theta 1 to theta 2, theta 1 to theta 2, and potential energy, and potential energy। आइए मस्त इलेक्ट्रिक डाइपोल तैयार कर लेते हैं, आराम से आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, इलेक्ट्रो का रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ बातें वही हैं। चलिए वर्क डन याद करिए, वहां बोलिए वर्क डन, किसी को याद हो? पीई कॉस थीटा 1 माइनस, चलने दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा, चलने दीजिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 0 पर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 180। याद आ रहा है? थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। ये पूरा मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स लिख दिया। अब इसका कंपैरिजन करिए, वर्क की जगह वर्क, डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक फील्ड, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, पोटेंशियल एनर्जी P नहीं M, बड़ा M, बड़ा M, E नहीं B, स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में m डॉट b, बहुत पूछा गया है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब थीटा 0 होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180 पर। थीटा किसके बीच का एंगल है? m वेक्टर एंड b वेक्टर। m कौन है? बड़ा M, मैग्नेटिक मोमेंट, बार बार लिखिए, बड़ा M मैग्नेटिक मोमेंट है, छोटा m पोल स्ट्रेंथ होती है। शुद्ध कंपैरिजन है, फायदा है, अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। डाइपोल याद है, सीधा बार मैग्नेट से कंपैरिजन। बढ़े आगे। पढ़ा हुआ कितना आसान लगता है। यही है कि चीजें अच्छे से आप तैयार कर लोगे, जब उसको 4 से 5 बार रिवाइज करोगे ना, तब जाके वो पेपर में रिकॉल हो पाता है। बढ़े आगे। छोटा m बड़ा m
बड़े एम को अच्छे से बनाना, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। आगे आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3 लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड। आर्टिकल नंबर 3 की हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, ड्यू टू बार मैग्नेट। चलो वापस से इलेक्ट्रो याद करो, शानदार इससे कंपैरिजन होता है। चलो बताना कितना याद है। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये लाइन कहलाती थी एक्सियल। एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी को याद हो? बोलो, 2 K P/R Q, बशर्ते R बहुत दूर होना चाहिए तभी लगेगा। ये लाइन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का बताओ, इक्वेटोरियल का K/P/R Q, याद आ रहा है? सेम, ये तो चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करी थी। अब बात करो किसकी? बार मैग्नेट की। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, पोल स्ट्रेंथ। ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? एक्सियल लाइन। ये कहलाएगी इक्वेटोरियल लाइन। अब बताइए, एक्सिस पर फील्ड बार मैग्नेट के कारण ये काम आएगी आपके जब एक न्यूट्रल पॉइंट टॉपिक आएगा। बताइए कैसे लिखेंगे? सेम वहां से कंपेयर करिए, मजा आ जाएगा। 2 की जगह 2 K, यहाँ K आता है μ0/4 पाई, P नहीं, बड़ा M, और R की जगह R। ये रटना कठिन है, इसलिए हमेशा चार्ट से याद कराया जाता है। ये रटना कठिन है, वो आसान है। 2 K P/R Q इक्वेटोरियल पर μ0/4 पाई M/R Q। छोटा m बड़ा M हर पेज पे लिखा जाएगा। छोटा m बड़ा M होता है मैग्नेटिक मोमेंट, छोटा m होता है पोल स्ट्रेंथ। हर पेज पे लिखा जाएगा जब तक ये बिल्कुल दिमाग में सेट नहीं हो जाएगा। छोटा m पोल स्ट्रेंथ है, बड़ा M मैग्नेटिक मोमेंट है। फुल कंपैरिजन है, इसके फॉर्मूले नहीं याद करिए, वहां से कंपेयर करिए, मस्त रहिए। बढ़े आगे। और याद हो, नीट में पूछा भी गया था, एक्सियल लाइन पर एंगल याद है 0 होता है, जबकि इक्वेटोरियल पर 180 होता है। अब टॉपिक आसान है, अब ज्यादा है ही नहीं कठिन। कल रिवीजन करना, फिर अगले संडे फिर रिवीजन करना। 2 बार आपने अगर 3 से 4 घंटे रिवाइज कर लिया, टॉपिक कमांड में आ जाएगा। और ये सबसे बड़े टॉपिक हैं जिसमें 21-22 लेक्चर लगते हैं। अब इसके बाद एक ऑप्टिक्स और आएगा, बाकी किसी टॉपिक इतना बड़ा नहीं है पूरी 12th में। मॉडर्न फिजिक्स भी छोटा है, उसमें सवाल ज्यादा आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। सेमीकंडक्टर और छोटा है। जितने बड़े बड़े टॉपिक हैं 12वीं के 2 ही हैं। बढ़ू आगे। जल्दी आओ।
क्लियर? आर्टिकल नंबर 4, बस बस आगे बढ़ना है, कोई शर्त नहीं, केवल आगे। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। क्लोज लूप का मतलब समझे? नॉर्थ से साउथ में जाएंगी और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। जबकि जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसा नहीं होती थी, वो प्लस से निकलती थी और माइनस में जाके खत्म हो जाती थी, वापस थोड़ी ना आती थी निकलकर, इसलिए वो क्लोज लूप नहीं बनाती। ये क्लोज लूप नहीं कहलाता। प्लस से निकली, माइनस पर टर्मिनेट हो गई, जबकि ये क्या बना रही हैं? क्लोज लूप, क्लोज लूप। और याद रखें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस always form closed loop। इसमें क्लोज लूप नहीं है, अकेला प्लस चार्ज है तो प्लस से बाहर निकलती हैं, अकेला माइनस है टर्मिनेट होती हैं, कहीं क्लोज लूप नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टैटिक चार्ज नेवर फॉर्म क्लोज लूप, नेवर फॉर्म क्लोज लूप। बढ़ो आगे। एक बार यही पूछा गया, इनसाइड मैग्नेट कहां से कहां जाती हैं? इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। आर्टिकल नंबर 5, जल्दी आओ फटाफट, जल्दी लिखा करो। वहां लिख लेना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप बट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। स्टैटिक चार्ज लूप कहां बना रही हैं? लूप कहां है रे? इधर से इधर, सर ये लूप, अरे लूप में तो प्लस से माइनस, माइनस से वापस लूप बना रही है। लूप कहाँ है? प्लस से माइनस जाती है, फिर माइनस से वापस प्लस आती है समझ? ये देख, नॉर्थ से साउथ जा रही है और साउथ से नॉर्थ, तो ये लूप लग रहा है सर, लूप है ना। लूप का मतलब होता है प्लस से माइनस गए, वापस माइनस से प्लस, है समझ? हाँ बोल। यस सर। आर्टिकल नंबर 5, बहुत बढ़िया, लिखें, गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक, जैसे वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वैसा ही मैग्नेटोस्टैटिक। कोने में लिख लें, नीट 2023, इस साल सवाल आया था इस पर, गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, इस साल क्वेश्चन आया था, कोने में लिख लीजिएगा, नीट 2023। मंडे से पढ़ेंगे,
मंडे से बार मैग्नेट पर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। कल कुछ नया नहीं है, कोई होमवर्क नहीं, केवल बैकलॉग पढ़ना है। और ईएलपी अगर नहीं करी है 7, 8, 9, 10 तो वो पूरे कर लीजिए। हमने ईएलपी नंबर 10 तक कंटेंट पढ़ लिया, अब 11, 12 का कंटेंट चल रहा है। ठीक है, अगले वीक इसको खत्म करेंगे और फिर चालू करेंगे ईएमआई और एसी। छोटे छोटे चैप्टर हैं ईएमआई एसी। धन्यवाद। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार चैट बॉक्स पे बताएं भाई, कोई लैगिंग, कोई वॉइस में इश्यू आ रहा है तो बताओ। लैगिंग तो नहीं हो रही? एकदम बढ़िया चल रहा है? नो सर। ठीक है, टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट तो अभी 2 वीक बाद है। इलेक्ट्रो पूरा आएगा, मैग्नेट पूरा आएगा, ईएमआई जितना हो जाएगा। ठीक है, वॉइस साफ आ रही है, पीडीएफ नोट्स आ जाते हैं। ठीक है, कोई लैगिंग नहीं आज। आकाश, शिवम, अभिषेक, मीनाक्षी, अभिषेक, इसरा, अशोक, अनुराग, रमेश, सुरेश, मुस्कान, घनश्याम। चलिए, ओके, गुड, ऑल द बेस्ट। टेस्ट सिलेबस, इलेक्ट्रो के सवाल सबसे कम, मैग्नेट के सबसे ज्यादा, ईएमआई जितना होगा उतना। ऑनलाइन वाले बच्चों शॉर्ट नोट्स बनाना बच्चों। याद रखना। ठीक है, हाँ, टेलीग्राम चैनल पर सिलेबस डाल दिया जाएगा। बिल्कुल। ईएलपी सारी टेलीग्राम पे अपलोड हो गई है क्या? ईएलपी हो गई क्या मैग्नेट की? हो गई। ईएलपी नंबर 1 से 12 अपलोड हो चुकी हैं, सॉल्यूशन भी अपलोड हो गए हैं। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। Which of the field pattern is valid for electric field as well as magnetic field? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा वैलिड है? ये भी आगे जाके बनेगा। ये होता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है ये? अब ये कौन सा बनाने, देखो वहां लिखा है मैंने जानबूझकर स्टैटिक। कौन सा लिखा है? स्टैटिक। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाती हैं? क्लोज सर्कुलर लूप बनाती हैं। ये ध्यान रखना है बस। तो दोनों के लिए कौन सा वैलिड है, बता दे कौन सा हो जाएगा।